नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 हेतु सामान्य अध्ययन के 22वें प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन अनौपचारिक रूप से निर्देशों के दौरान होता है। पहला ऑप्शन है चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, दूसरा है कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, तीसरा है योगात्मक मूल्यांकन और लास्ट ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन में मूल्यांकन अनौपचारिक रूप से निर्देशों के दौरान होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग एक एक मूल्यांकन प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन को समझने का प्रयास करेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन, इसे आंतरिक मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है। आंतरिक मूल्यांकन यह कार्यक्रम के दौरान होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अधिगम त्रुटि की पहचान करना होता है। क्या होता है? अधिगम त्रुटि की पहचान करना होता है। इसमें हर क्रमिक मूल्यांकन के बाद प्रतिक्रिया दी जाती है। सबको लिखा नहीं जा सकता है, तो आप लोग एक एक पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे। इसमें हर क्रमिक मूल्यांकन के बाद प्रतिक्रिया दी जाती है। यह विकास के प्रारंभिक चरण में अधिक लागू होता है। साथ ही साथ यह कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस तरह का मूल्यांकन निर्देशों और उपायों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन प्रदान करता है। मूल्यांकन हमेशा सभी के लिए एक ही मानदंड पर किया जाता है। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है यह हमेशा सभी के लिए एक ही मानदंड पर किया जाता है। अब दूसरा मूल्यांकन प्रणाली हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, संतुलित मूल्यांकन। इधर लिख देते हैं। दूसरा है संतुलित मूल्यांकन। संतुलित मूल्यांकन प्रणाली को विभाजित किया जाता है। पहला योगात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन वार्षिक। दूसरा है अंतरिम मूल्यांकन। त्रैमासिक। तीसरा है रचनात्मक मूल्यांकन, निरंतर। अब एक एक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो है योगात्मक मूल्यांकन वार्षिक, यह स्कूल के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति पर प्रतिपुष्टि देता है। साथ ही व्यापक विद्यालयी या ग्रेड या विभागीय स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है अंतरिम मूल्यांकन त्रैमासिक, यह मानकों की दक्षता की दिशा में प्रगति पर प्रतिक्रिया है। निर्देश के लिए आवधिक समायोजन की अनुमति देता है। क्या देता है? निर्देश के लिए आवधिक समायोजन की अनुमति देता है। ग्रेड विभाग कक्षा स्तर पर केंद्रित होता है। तीसरा है रचनात्मक मूल्यांकन निरंतर, यह अनुदेश के दौरान छात्र अधिगम पर केंद्रित अपनी प्रतिक्रिया करता है। निर्देश के लिए तत्काल समायोजन की अनुमति देता है और कक्षा स्तर पर केंद्रित होता है, जो रचनात्मक मूल्यांकन है। अब कुछ अन्य मूल्यांकन प्रणाली को देखेंगे, जैसे है चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन। चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन यह ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण करता है। यह एक व्यवस्थित प्रबंधन और विकास प्रक्रिया है। साथ ही साथ यह एक पूर्ण लंबाई परीक्षा प्रणाली है। यह समय से परिपूर्ण होती है तथा अधिक बार परीक्षण का अवसर प्रदान करती है। जो चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन होता है यह अधिक बार परीक्षण का अवसर प्रदान करती है। चौथा है कंप्यूटर आधारित
परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन, जो इस समय काफ़ी पॉपुलर है। कंप्यूटर आधारित परीक्षण माध्यम से मूल्यांकन। कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन अधिक सटीक परिणाम निकालता है तथा सुव्यवस्थित, तार्किक व त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली पर आधारित है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रणाली है जिसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन। अगर बात की जाए योगात्मक मूल्यांकन की, तो यह कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। यह निर्णय तक पहुंचने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ यह एक तरह का उपलब्धि परीक्षण है। योगात्मक मूल्यांकन क्या है? यह एक उपलब्धि परीक्षण है। प्रक्रिया कभी कभी मानक, कभी कभी मानदंड आधारित होती है। विधियां मूल रूप से मौखिक रिपोर्ट, प्रोजेक्ट, सत्र परीक्षाएं होती हैं। इसका उपयोग ग्रेड और अंतिम निर्णय देने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसमें मूल्यांकन के बाद प्रतिक्रिया भी दी जाती है। इस तरह हम लोग सभी मूल्यांकन प्रणाली को समझने का प्रयास किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP नहीं है? पहला ऑप्शन है MTNL, दूसरा है BSNL, तीसरा है एयरनेट इंडिया और लास्ट ऑप्शन है इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो जो MTNL है इसका पूर्ण रूप है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। जो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है, ये दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में संचार सेवाओं पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? बड़े बड़े शहरों में संचार सेवाओं पर केंद्रित है। BSNL की अगर बात की जाए, यानी भारत संचार निगम, भारत संचार निगम, तथा एयरनेट का पूर्ण रूप है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशन, रिसर्च एंड नेटवर्क जो है, ये तीनों जो है भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। जबकि इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर न होकर के 1991 में हैदराबाद में स्थापित एक वैश्विक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसलिए जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है वो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो अगर बात की जाए इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड की, तो ये 1991 में हैदराबाद में स्थापित एक वैश्विक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह इंजीनियरिंग, विनिर्माण, डेटा एनालिसिस, नेटवर्क और संचालन पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली राज्य ने 1857 की विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा है कोटा, तीसरा है जयपुर और लास्ट ऑप्शन है जोधपुर। तो कोटा राज्य की सहायता के लिए करौली ने 1857 की विद्रोह के दौरान अपनी सेना भेजी थी। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात की जाए ऐतिहासिक रूप से, तो ऐतिहासिक रूप से करौली पर एक महाराजा का शासन था जो राजपूतों के जादौन कबीले के प्रमुख थे और स्वयं को कृष्ण देवता के वंशज होने का दावा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुटिंग आउट प्रणाली क्या है? पहला ऑप्शन है जिससे व्यापारी अपना माल किस्तों पर बेचते हैं, दूसरा है जिससे व्यापारी मजदूरों को अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए मजबूर करते हैं, तीसरा है जिससे व्यापारी मूल्य पहले देते हैं और उत्पाद प्राप्त करते हैं, तीसरा है जिससे व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं और तैयार उत्पाद प्राप्त करते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पुटिंग आउट प्रणाली है जिससे व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं और तैयार उत्पाद प्राप्त करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा।
अगर बात की जाए पुटिंग आउट प्रणाली की, तो पुटिंग आउट प्रणाली उप ठेकेदार के कार्य का एक साधन है। ऐतिहासिक रूप से इसे कार्यशाला प्रणाली, इसको क्या बोलते हैं, कार्यशाला प्रणाली, और घरेलू प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। पुटिंग आउट में एक केंद्रीय एजेंट द्वारा उप ठेकेदारों को काम का अनुबंध किया जाता है जो दूरस्थ कार्य के माध्यम से परियोजना को पूरा करते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था पुटिंग आउट प्रणाली का एक उदाहरण है, जिसके द्वारा व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार उत्पाद प्राप्त करता है। व्यापारी कच्चे माल की खरीद करते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस तरह का कपड़ा बनाया जाना है। पुटिंग आउट प्रणाली में दो पक्ष शामिल होते हैं, पहला बुनकर और दूसरा व्यापारी। अगर बात की जाए पुटिंग आउट प्रणाली के भारत में क्या स्थिति है, तो पुटिंग आउट प्रणाली भारत में अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योग में प्रचलित है। भारत में कहाँ प्रचलित है? बुनाई उद्योग में। इससे बुनकरों को भी लाभ होता है और व्यापारियों को भी। बुनकरों के लिए इस व्यवस्था से दो लाभ होता है। बुनकरों को सूत की खरीद पर अपना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ बुनकरों को तैयार कपड़े की बिक्री पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के संविधान में भारत की तरह विशेष रूप से नागरिकों के कर्तव्यों की एक सूची है। दूसरा है, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य के रूप में करों का भुगतान करने के लिए शुल्क को शामिल करने की सिफारिश की थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है दोनों एक और दो, और लास्ट ऑप्शन है न तो एक न ही दो। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के किसी भी संविधान में विशेष रूप से नागरिकों के कर्तव्यों की सूची नहीं है, इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के रूप में करों का भुगतान करने के लिए शुल्क को शामिल करने की सिफारिश की थी, ये सही हो जाएगा, इसलिए सही आंसर होगा केवल दो। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जापान में मौलिक कर्तव्यों की सूची है। जापान इकलौता लोकतांत्रिक देश है जहां मौलिक कर्तव्य हैं। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मौलिक कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की थी, जिसकी आवश्यकता और अनिवार्यता आंशिक आपातकाल 1975 से 77 के संचालन के दौरान महसूस की गई थी। समिति की कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था। ये वैकल्पिक विषय जिन्होंने राजनीति विज्ञान रखा है उनके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस तरह के कुछ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन अगर जीएस में पूछे जाते हैं तो उसमें भी महत्वपूर्ण है। समिति की कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया था और अतः संविधान में इन्हें शामिल नहीं किया गया। कुछ प्रमुख सिफारिशों को यहाँ हम आप लोग को बताएंगे। जैसे पहली सिफारिश थी कि संसद ऐसे जुर्माना या दंड को लागू करने का प्रावधान कर सकती है जो किसी भी कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करने या किसी भी गैर अनुपालन के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। दूसरी सिफारिश थी कि किसी भी मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के आधार पर या संविधान के किसी अन्य प्रावधान के प्रतिकूल होने के आधार पर किसी भी अदालत में इस तरह के जुर्माने या दंड को लागू करने वाले किसी भी कानून पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। और तीसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है वो ये है कि करों का भुगतान करना भी नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह एक कार्यकारी निकाय है। दूसरा है अपने उद्देश्यों में से एक उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है दोनों एक और दो, और लास्ट ऑप्शन है न तो एक और न ही दो। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
एक कार्यकारी निकाय नहीं है, यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना प्रतियोगिता अधिनियम 2002 के तहत प्रशासन के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के लिए किया गया है। मार्च 2009 में इसे विधिवत गठित किया गया। अगर बात की जाए उद्देश्यों की, सीसीआई की, तो इसके प्रमुख उद्देश्यों में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से प्रथाओं को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बनाए रखना, साथ ही साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। इसलिए ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट में से केवल 2 जो है वो सही होगा। अब व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सीसीआई में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आयोग को किसी भी कानून के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त संदर्भ पर प्रतियोगिता के मुद्दों पर एक राय देने और प्रतियोगिता की वकालत करने, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने और प्रतियोगिता के मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान करने की भी आवश्यकता है। वर्तमान में प्रतियोगिता अधिनियम जिसके तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई थी उसे निरस्त कर दिया गया है और उसकी जगह प्रतियोगिता अधिनियम की जगह एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP ने ले लिया है। प्रतियोगिता अधिनियम की जगह ले लिया है एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 167, दूसरा है अनुच्छेद 165, तीसरा है अनुच्छेद 164 और लास्ट है अनुच्छेद 163। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 164 राज्यों के भीतर मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया है। मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर कार्य करते हैं और मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। इसके अतिरिक्त लेख में यह भी प्रावधान है, अनुच्छेद 164 में यह भी प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ रिक्त स्थान दिया हुआ है, का अर्थ पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना। पहला ऑप्शन है वहन क्षमता, दूसरा है पारिस्थितिक फुटप्रिंट का अर्थ है पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना, या कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ है पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना, या लास्ट ऑप्शन है अवशोषण क्षमता। तो अवशोषण क्षमता का अर्थ है पर्यावरण की गिरावट को अवशोषित करने की क्षमता रखना। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अब अगर एक एक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले अवशोषण क्षमता को समझने का प्रयास करते हैं। अवशोषण क्षमता का अर्थ है पर्यावरण के क्षरण को अवशोषित करने की क्षमता रखना। इस प्रकार यह अपशिष्ट पदार्थ की अधिकतम मात्रा को संदर्भित करता है जिसे पर्यावरण द्वारा पर्यावरणीय क्षति के प्रति अस्थायी आधार पर प्राकृतिक रूप से अवशोषित किया जाता है। नतीजा यह है कि आज हम पर्यावरण संकट की दहलीज पर हैं। दूसरा है अगर वहन क्षमता की अगर बात की जाए तो एक पर्यावरण की वहन क्षमता एक जैविक प्रजाति का अधिकतम जनसंख्या आकार है जिसे भोजन, आवास, पानी और अन्य उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए उस विशिष्ट वातावरण द्वारा बनाए रखा जा सकता है। वहन क्षमता को
पर्यावरण के अधिकतम भार के रूप में परिभाषित किया गया है। तीसरा है पारिस्थितिक फुटप्रिंट। पारिस्थितिक फुटप्रिंट प्रकृति के लिए मानव मांग को मापने की एक विधि है, जिसका अर्थ लोगों या अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए प्रकृति की मात्रा है। यह एक पारिस्थितिक रेखा प्रणाली के माध्यम से इस मांग को ट्रैक करता है। तीसरा है कार्बन फुटप्रिंट। काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ है एक व्यक्ति, घटना, संगठन, सेवा, स्थान या उत्पाद के कारण होने वाला कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा के ऑक्साइड के कारण होती है। पहला ऑप्शन है फास्फोरस और कार्बन। तीसरा है सल्फर और नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन है सल्फर और फास्फोरस। और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन और कार्बन। तो अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का परिणाम तब होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं और पवन और वायु धाराओं द्वारा ले जाया जाता है। SO2 और NOx सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए जल, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, फिर से जमीन पर गिरने से पहले जल और अन्य सामग्री के साथ मिल जाते हैं। SO2 और NOx का एक छोटा सा हिस्सा जो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक स्रोतों से होता है। इसका अधिकांश भाग जीवाश्म ईंधन के जलने से आता है। वायुमंडल में SO2 और NOx के प्रमुख स्रोत हैं विद्युत पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाना। वायुमंडल में 2/3 SO2 और NOx का 1/4 विद्युत ऊर्जा जनरेटर से आता है। वाहन और भारी उद्योग, निर्माण और तेल रिफाइनरी भी इसके प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ अगर बात की जाए अम्लीय वर्षा के प्रभाव की, किसके क्या प्रभाव होते हैं, तो प्रभाव में अम्लीय वर्षा के कारण भूजल के रूप में नदियों, झीलों आदि तक इसकी पहुंच से जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पौधे और जानवरों के जीवन को गहरा प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा कृषि, वृक्षों और पौधों के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह उनके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को घोलकर नष्ट कर देती है। यह कई इमारतों, पुलों, स्मारकों, बाढ़ आदि में जंग का कारण भी बन सकता है। साथ ही साथ इससे इंसानों की आंखों व त्वचा में जलन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD-ROM में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है बर्निंग, दूसरा है जिपिंग, तीसरा है डिजिटाइजिंग और लास्ट ऑप्शन है रिंपिंग। तो CD-ROM में फाइलों को कॉपी करने को बर्निंग की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब अगर बर्निंग को डिटेल में समझा जाए तो बर्निंग शब्द CD या अन्य रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क बनाने की कार्रवाई का वर्णन करता है। बर्निंग CD-ROM में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। आप डिस्क के नीचे देखकर बर्न्ड या रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क की पहचान कर सकते हैं। किसी भी खाली डिस्क या रिकॉर्ड करने योग्य डिस्क का उपयोग बर्नर में एक नई डिस्क बनाने या मौजूद डिस्क को कॉपी करने के लिए किया जाता है। अब अगर बात की जाए जिपिंग की, तो यह एकल फाइल या संग्रह में फाइलों का एक सेट पैकेजिंग का कार्य है, जिसे जिप फाइल कहा जाता है। आमतौर पर जिप फाइल में फाइलें संकुचित हो जाती हैं ताकि वे भंडार में कम जगह ले सकें या किसी को भेजने में कम समय ले सकें। तीसरा है रिंपिंग। रिंपिंग यह एक CD से ऑडियो फाइलों को निकालने और उन्हें आपकी हार्ड ड्राइव पर कॉपी करने के लिए संदर्भित करता है। ऑडियो रिप बंद करने के बाद आप फिर फाइलों को अधिक संपीड़ित MP3 प्रारूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर बात की जाए डिजिटाइजिंग की, तो डिजिटाइजिंग यह एनालॉग सिग्नल या किसी भी फॉर्म की जानकारी को एक डिजिटल प्रारूप में बदलने की प्रक्रिया है, जिसे कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारिक सिद्धांत उपागम में किसका विश्लेषण होता है। पहला ऑप्शन है
शोध पत्रों का पुनः निरीक्षण, दूसरा है प्रवचन के पाठ, तीसरा है मात्रात्मक आंकड़ा और लास्ट ऑप्शन है गुणात्मक आंकड़ा। तो आधारिक सिद्धांत उपागम एक गुणात्मक शोध विधि है जिसमें शोधकर्ता गुणात्मक आंकड़े का विश्लेषण करता है, जैसे कि साक्षात्कार, अवलोकन या दस्तावेज, एक सिद्धांत या वैचारिक रूपरेखा विकसित करने के लिए जो आंकड़ों पर आधारित हो। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 गुणात्मक आंकड़ा। आधारिक सिद्धांत उपागम में गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया में विषयों, प्रतिरूप और संबंधों की पहचान करने के लिए व्यवस्थित संकेतीकरण और आंकड़ों का वर्गीकरण शामिल है और इमर्जिंग थ्योरी को परिष्कृत और परीक्षण करने के लिए सैद्धांतिक प्रतिदर्श का उपयोग किया जाता है। जबकि अगर मात्रात्मक आंकड़ों की बात की जाए तो मात्रात्मक आंकड़ों का उपयोग कुछ आधारभूत सिद्धांत अध्ययनों में किया जा सकता है। प्राथमिक केंद्र, नई अंतर्दृष्टि और समझ उत्पन्न करने के लिए गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करने पर। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन 4 गुणात्मक आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश और लास्ट ऑप्शन है कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने आउटसोर्स सरकारी अनुबंध नौकरियों में 33% महिलाओं के लिए आरक्षित करने का आदेश जारी किया है। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 कर्नाटक। राज्य खाद्य सूचना सूचकांक SFSI 2024 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है पंजाब, तीसरा है गुजरात और लास्ट ऑप्शन है केरल। तो राज्य खाद्य सूचना सूचकांक 2024 में केरल राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। यह दूसरा लगातार वर्ष है जब केरल ने इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इससे पहले 2023 में तमिलनाडु को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंचा था। वर्ष 2024 में निम्नलिखित राज्य केरल के बाद स्थान पर थे। से पहले पर तो केरल हो गया, दूसरे पर तमिलनाडु है, तीसरे पर जम्मू एंड कश्मीर है, चौथे पर गुजरात है। अगर बात की जाए खाद्य सुरक्षा सूचकांक की, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक राज्यों का उनके खाद्य सुरक्षा मानदंडों और कार्यान्वयन के आधार पर मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन किए गए पैरामीटर में मानव संसाधन, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधाएं और उपभोक्ता सशक्तिकरण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला ऑप्शन है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है, दूसरा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तीसरा है फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, चौथा है मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता। आपको सही उत्तर का चयन करना है, नीचे कूट दिए गए हैं। पहला है 1 और 3, दूसरा है 1 2 3, तीसरा है 1 2 4 और लास्ट ऑप्शन है 1 2 3 और 4। तो लोकसभा संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है, सही है। दूसरा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये गलत है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं बल्कि परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा है फर्स्ट पास द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, सही है। चौथा ऑप्शन है मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है, ये गलत है। मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत रहता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा, ये सही हो जाएगा।
संविधान के अनुसार अभी तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती थी, किंतु संविधान के 104वें संविधान संशोधन द्वारा 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। अतः अब लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तथा आकार का निर्धारण नहीं किया जाता, बल्कि किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? पहला ऑप्शन है स्थिर जनसंख्या, दूसरा है सतत वृद्धि, तीसरा है तीव्र उच्च विकास और लास्ट ऑप्शन है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर के दौर से गुजर रही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह आज की वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस किए। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपनी मित्र मंडली में साझा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।